Welcome to the course of Human Computer Interaction. In this lecture, we will discuss cognitive psychology, importance of cognition, and different cognitive frameworks in HCI. HCI मुख्तलिफ फील्ड्स की कम्बाइनेशन से मिलकर बनी है, जिसके दो मेन पार्ट हैं, एक ह्यूमंस और एक कंप्यूटर। स्टूडेंट, अब हम 3 या 4 लेक्चर्स में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे कि ये कैसे HCI के साथ रिलेट करती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी is concerned primarily with understanding human behavior and the mental processes that underlie it. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंसान की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। मतलब ये माइंड के प्रोसेसिंग सिस्टम पर बेस्ड है। ये चेक करती है कि इंसान का माइंड कैसे काम करता है, वो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन माइंड को समझते हैं और इस पे मुख्तलिफ थीरीज़ को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन्स माइंड एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस के तौर पर काम करता है। मसलन किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये सब इंफॉर्मेशन माइंड से प्रोसेस होकर आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉग्निशन? कॉग्निशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी बिकेम acquainted, means informed or enlightened with things, or in other words gain knowledge. कॉग्निशन मतलब मेंटल प्रोसेस। आप कोई भी काम करते हैं, सोचते हैं, अटेंशन देते हैं, डिसीजन लेते हैं, हत्ता कि किसी से बात भी करते हैं, तो आपके माइंड में एक कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा होता है। मतलब आपका माइंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। कॉग्निशन के 2 मोड्स हैं। नंबर 1 एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन, नंबर 2 रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन। एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन, we perceive active and react around us effortlessly. इस कॉग्निशन में हम जो भी काम करना चाहें उसमें मेंटल एफर्ट कम से कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट, आप गाड़ी चलाते हैं, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, लेकिन इसमें सबसे पहले एक फेज़ आता है, वो है लर्निंग। सबसे पहले आप गाड़ी चलाना सीखेंगे, देन आप बग़ैर मेंटल एफर्ट के गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसे काम जिसमें मेंटल एफर्ट कम लगती है उसको एक्सपीरियंशियल कॉग्निशन कहते हैं। सेकेंड मोड ऑफ कॉग्निशन इज़ रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन। रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन इन्वॉल्व thinking, comparing and decision making. This kind of cognition is what leads to new ideas and creativity. रिफ्लेक्टिव कॉग्निशन में सोचना ज़्यादा पड़ता है, मतलब इसमें मेंटल एफर्ट ज़्यादा है। जैसे आपने कोई न्यू चीज़ डिज़ाइन करनी है, कोई बुक लिखनी है, कोई डिसीजन लेना है, इन सब कामों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल एफर्ट चाहिए। स्टूडेंट, इस पिक को देखें और बताएं कि ये क्या है। आंसर इज़ ये फूल है। अब आपने ये कैसे पहचाना? आपने कैसे बताया कि ये फूल हैं? आपने अपने माइंड के ज़रिए पहचाना कि ये फूल हैं। इसका मतलब है हमारा माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसर है। अब माइंड पे डिफरेंट थीरीज़ हैं, जिनमें एक मॉडल है और ये एक बेसिक मॉडल है जिसको कहते हैं ह्यूमन प्रोसेसिंग मॉडल। ये 4 डिस्टिंक्ट स्टेज हैं। जब भी आप कोई चीज़ टच, स्मेल या हियर करते हैं तो आपका माइंड सबसे पहले उसे इनकोड करता है। मीन्स इनकोड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट इन सम काइंड ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। माइंड इससे के बाद सबसे पहले मौजूद जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है उसके मतलब जो मेमोरी में है उसके साथ कंपेयर करता है। कंपैरिजन means internal representation is compared with memorized representation. इसके बाद माइंड डिसाइड करता है कि क्या रिस्पॉन्स करना है। सो रिस्पॉन्स सिलेक्शन कंसर्न विद डिसाइडिंग ऑन आर रिस्पॉन्स टू द इनकोडेड स्टिमुलस। और फिर डिसाइड करने के बाद माइंड रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन मीन्स ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्स एंड नेसेसरी एक्शन। अब इस तस्वीर को हमने किस तरह रिकॉग्नाइज किया?
सबसे पहले जब हमने इसे देखा तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में गई। माइंड ने उसे इनकोड किया और पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन के साथ उसे कंपेयर किया और रिकॉग्नाइज किया ये रोज़ है। अब इसके बाद इस बेसिक मॉडल में कुछ एक्सटेंशन की गई कि जब आप इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप उसे अटेंशन देते हैं इनकोड, कंपेयर और रिस्पॉन्स के लिए। इसी तरह आपको कुछ मेमोराइज भी करना पड़ता है या स्टोर करना पड़ता है। अब ये एक एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है। इसके बाद एक और मॉडल है ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल। ये बिल्कुल ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की तरह है। दिस हेल्प्स कॉन्सेप्चुलाइज ह्यूमन बिहेवियर। इस मॉडल में 3 सिस्टम हैं। नंबर 1 परसेप्चुअल सिस्टम, नंबर 2 मोटर सिस्टम एंड नंबर 3 कॉग्निटिव सिस्टम। इन तीनों सिस्टम्स में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोसेसर और एक मेमोरी। अब जैसे रूल्स में आपने पहले परसेप्चुअल सिस्टम से इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से ली और कॉग्निटिव सिस्टम ने उसे प्रोसेस किया और मोटर सिस्टम के ज़रिए आपने रिस्पॉन्स किया कि ये रोज़ है। मतलब परसेप्चुअल सिस्टम इंफॉर्मेशन लेता है इन्वायरमेंट से, कॉग्निटिव सिस्टम उसको प्रोसेस करता है और मोटर सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, बताता है कि ये चीज़ क्या है या आप क्या कहना चाहते हैं। तो ये ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल और ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दोनों सेम हैं। ह्यूमन प्रोसेसर मॉडल को कार्ड्स ने बनाया, ये एक क्वालिटेटिव मॉडल है। कार्ड्स ने एक और क्वांटिटेटिव मॉडल बनाया जिसका नाम है गॉम्स। G stand for goal, O stand for operator, M stand for methods and S stand for selection rules। स्टूडेंट इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये सिस्टम्स इसलिए बनाए गए हैं कि ह्यूमंस जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिहेवियर क्या होगा। कुछ और भी मॉडल्स बनाए गए हैं जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स, मेंटल मॉडल्स, यूज़र इंटरेक्शन लर्निंग मॉडल्स applied to HCI through conceptual models and interface metaphor। Conceptual models. Conceptual models these are the various ways in which systems are understood by different people to help design, develop appropriate interface। Interface metaphor. These are GUI that consist of electronic counterparts to physical objects in the real world to match the knowledge requirement of users। इन मॉडल से एक और मॉडल बनाया गया जिसे कंप्यूटेशनल अप्रोच कहते हैं। अडॉप्ट कंप्यूटर्स मेटाफोर एज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इसमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है इस पे फोकस है। इसमें गोल्स की प्लानिंग और उसे परफॉर्म करने के लिए काम को कंसेप्चुलाइज किया जाता था। इसके बाद कनेक्शनिस्ट अप्रोच है, इसमें ब्रेन मेटाफोर पे फोकस किया गया है और ये कंप्यूटर मेटाफोर को रिजेक्ट करती है। अब ये तमाम मॉडल्स बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन रियल लाइफ में कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले अकेले एक रूम में नहीं बैठे होते, बल्कि उनके इर्द गिर्द बहुत से लोग और चीज़ें होती हैं जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देती हैं। इसीलिए कुछ और मॉडल्स बनाए गए हैं, जैसे एक्सटर्नल कॉग्निशन और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन। एक्सटर्नल कॉग्निशन में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 एक्सटर्नलाइज टू रिड्यूस मेमोरी लोड। हम इंसान मेमोरी लोड को कम करने के लिए कुछ चीज़ें एक्सटर्नलाइज कर देते हैं। जैसे आपने शॉपिंग से पहले एक शॉपिंग लिस्ट बना ली या किसी मीटिंग से पहले आपने टाइम एक पेज पे नोट कर लिया। इसी तरह हम मेमोरी लोड को कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कंप्यूटेशनल ऑफलोडिंग। जैसे स्टूडेंट कोई मैथ्स की कैलकुलेशन करनी है तो क्या वही आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर से कर सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह आपको मेंटल एफर्ट कम करना पड़ेगी, मतलब माइंड को कम यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल कॉग्निशन इज़ एनोटेटिंग एंड कॉग्निटिव ट्रेसिंग। इसमें आप modify representation to reflect change that are taking place by annotating and cognitive tracing।
एनोटेटिंग मतलब आपने शॉपिंग लिस्ट बनाई, अब जो चीज़ें आप खरीद लेते हैं उन पे आप अंडरलाइन कर देते हैं या उनको क्रॉस कर देते हैं, तो इस तरह इसको एनोटेटिंग कहते हैं। इसी तरह कॉग्निटिव ट्रेसिंग मतलब आप चीज़ों को एक ऑर्डर में लिखते हैं, एक तरतीब देते हैं। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन को आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वेब पेजेस होते हैं। इसी तरह एक और फ्रेमवर्क या मॉडल है जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन कहते हैं। इसमें हम काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू कंसेप्चुलाइज कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ विद इन दी वर्क कॉन्टेक्ट्स। कॉग्निशन मतलब हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, इन सब को वर्क कॉन्टेक्स्ट पे लाएं, मतलब टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन है कि हम इसको भी टेक्नोलॉजी को या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करेंगे और अपने काम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन में आप चीज़ों को एक्सटर्नलाइज कर देते हैं जिससे आपकी मेमोरी पे जो लोड है वो रिड्यूस हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन में आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।